नमस्ते बच्चों। आज मैं सामाजिक विज्ञान के विषय उदारवादी की क्रांति यानी ये भाग 3 है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। 3.3 1848 पे उदारवादी क्रांति हुई। याद रखना बच्चों, 1848 में उदारवादी क्रांति हुई। कहते हैं यूरोप में 1848 ईस्वी का वर्ष उदारवादी क्रांति का वर्ष कहलाता है। 1848 ईस्वी में जब यूरोपीय देशों में किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब वहाँ पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय एक क्रांति भी हो रही थी। उसी समय जब ये आपस में किसान लड़ रहे थे, पिछली वीडियो में जब मैंने बताया किसान और मजदूरों का विद्रोह चल रहा था, जो कि उन्हें सताया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसी समय पढ़े लिखे वर्ग जो व्यक्ति थे मध्यम वर्ग के, वो भी अपनी क्रांति कर रहे थे। इसी क्रांति से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी, जो सभी पुरुषों के सर्विक मताधिकार यानी अधिकार का मताधिकार का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार पर आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, मतलब होता है वो आज़ाद नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड आदि, वहां के उदारवादी मध्यम वर्ग ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने क्या करा, जो संविधान था उस संविधान को एक साथ लाने का काम करने का प्रयास किया, उसे एकीकरण करने का प्रयास की मांग को उन्होंने छेड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का लाभ उठाया और राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। फिर कहते हैं यही उनका राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित रही थी। ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, इन्होंने संविधान को एकीकरण करने का प्रयास किया और उस समय करा जब ये असंतोष सारे में फैला हुआ था, और राष्ट्र राज्य के निर्माण करने की मांग को भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, संविधान, राष्ट्र राज्य बना, संविधान बना, प्रेस की स्वतंत्रता मिली, संगठन बनाने की आज़ादी मिली। ये सारे काम संसदीय सिद्धांत पर आधारित किए गए। इसके बाद ये क्या कहते हैं, सर्व जर्मन असेंबली, नेशनल असेंबली की जीत और फ्रैंकफर्ट संसद। इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादी मध्यम वर्ग द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्रांतिकारी प्रयास किए गए। ये जो सारे देश हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ बच्चों, इन्होंने सारों ने क्या करा, अपने उदारवादी मध्यम वर्ग के लोगों को लेकर राष्ट्रीय एकीकरण क्रांति का प्रयास किया। इससे यह हुआ कि ये लोग अपनी आज़ादी के साथ साथ देश की आज़ादी भी चाहने लगे। जर्मन में सर्व नेशनल असेंबली की जीत हुई। कहते हैं जर्मनी में जो सर्व नेशनल असेंबली थी उसकी जीत हुई। जर्मन क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल संगठनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में हुए मतदान में नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। मतदान का मतलब होता है वोट डाली। उन्होंने उस राजनीतिक संगठन ने मिलकर फ्रैंकफर्ट शहर में, एक शहर का नाम है, वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी वोट डाली और उसके बाद नेशनल असेंबली के पक्ष में वोट डाली और वहाँ उन्होंने उस सर्व नेशनल असेंबली को जीत के उपरांत सेंट पॉल चर्च में 18 मई 1848 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उसके बाद कहते हैं ना कि जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर भी चुनाव होने के पश्चात और सांसद बनने के पश्चात और संसद में जाते हैं, वहाँ संसद में जाने के बाद सांसद लोग अपने शपथ ग्रहण समारोह करते हैं। इस प्रकार से वहाँ भी कार्य उनका किया गया। उनके द्वारा एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, एक ऐसा नियम लागू किया गया, ऐसा नियम तैयार किया गया। इस नए राष्ट्र राज्य की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपने की निश्चय किया गया जिस संसद के अधीन रहता था, जो संसद के ही अधीन रहता था। इसके लिए सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद की अध्यक्षता हेतु प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को न्योता दिया गया। उन्हें ताज पहनने की पेशकश की गई, परंतु उसके द्वारा यह पेशकश अस्वीकार कर दी गई। अस्वीकार का मतलब क्या होता है बच्चों, मना कर दी गई। मैं
ताज नहीं लूँगा, यानी मैं राजा नहीं बनूँगा, या मैं जो भी मुझे बनाया जा रहा है वो मैं नहीं लूँगा, उसकी अध्यक्षता मैं नहीं करूँगा। इसमें कुलीनवर्ग और सेना का विद्रोह बढ़ गया। तो कुलीनवर्ग था, जो सेना थी, उन दोनों में क्या हो गया, आपस में एक विद्रोह बढ़ गया, झगड़ा हो गया, सेना को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। यानी वो जो कार्य चल रहा था, जो उस समय पूरा वो चल रहा था, ये देखिए उस समय का चित्र है असेंबली का। यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, इस तरीके से ये असेंबली का, सेंट पॉल चर्च में जो फ्रैंकफर्ट का संसद था उसमें यहाँ ये असेंबली है, यहाँ सब लोग बैठे हुए होते थे। और ये वहाँ पे क्या हुआ, फिर सेना के माध्यम से क्या कर दी गई, उस सेना बुलाकर भंग कर दी गई, समाप्त कर दी गई, कोई वहाँ पर कार्यक्रम नहीं हुआ। इसके बाद यद्यपि उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं ने काफ़ी संख्या और पूरी सक्रियता से भाग लिया, कहते हैं इसमें महिलाओं का भी पूरा योगदान रहा, परंतु उदारवादी आंदोलन में उदारवादियों और जर्मनी की नेशनल असेंबली महिलाओं के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण था। संकीर्ण का मतलब था बहुत छोटा, कमजोर समझना। उन्हें आवश्यक राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए, समझते थे ये क्या राज्य के अधिकारों के समझेंगी, ये क्या राजनीति करेंगी, इसलिए उन्हें छोटा समझा जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने अपना राजनीतिक संगठन बना लिया। जब उनके बारे में इस तरीके की बात होने लगी कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ये राजनीति नहीं कर पाएंगी, इन्हें राजनीति का कोई जानकारी नहीं है, इन सब महिलाओं ने मिलकर क्या करा, एक राजनीतिक संगठन बना लिया। अखबार प्रकाशित किए गए, बैठकों एवं प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाओं ने जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी दूर रख दिया गया, अब वो वोट नहीं डाल सकती। फ्रैंकफर्ट संसद में भी उन्हें केवल प्रेक्षकों की हैसियत से ही दर्शक दीर्घ में ही बैठाया गया, यानी उन महिलाओं को केवल उस संसद भवन में उन्हें केवल एक दर्शक की हैसियत से ही बैठाया गया, केवल आप केवल देख सकती हो, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इसमें बात करते हैं स्वतंत्रता महिलाओं का अर्थ क्या था। स्वतंत्र महिलाओं के अर्थ में कार्ल बेलकर की और लुई जी ऑटो पीटर्स जैसे उस समय के चिंतकों में से महिलाओं के प्रति अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनमें भी महिलाओं के प्रति यही संकीर्णता दृष्टिगोचर होती है कि वे महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने के पक्ष में नहीं थे। वो ये कहते थे कि महिलाएं दब्बू किस्म की होती हैं, महिलाएं जो होती हैं दब्बू मतलब डरी हुई होती हैं, पुरुषों पर निर्भर होती हैं। ऐसा आज के समय में तो कोई नहीं मानता है, उन्हें पुरुषों के द्वारा सुरक्षितता की आवश्यकता रहती है। लुइजी ऑटो पीटर्स पुरुष को स्वतंत्र प्रेमी बताते हैं, वो केवल उसे आज़ाद समझते हैं। इसके विपरीत उस समय के आनम पाठिका महिला को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखने की अनुचित मानती हैं। उनके अनुसार महिला भी पुरुषों के साथ जिम्मेदारी का बोझ उठा सकती है। इस प्रकार से आनम जो महिला थी उसने ये प्रयास किया, उन्होंने इस सारी बातों को रखा और अपनी बातों को पुरुषों के सामने ये कहा कि भी मैं ये अधिक महिलाएं जो है अपनी जिम्मेदारी को उठा सकती हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना प्रयास किया। अब बात करते हैं रूढ़िवादी निरंकुश शक्तियाँ। 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल। जब रूढ़िवादी निरंकुश शक्तियाँ आई 1848 में, जो उदारवादी आंदोलन हुआ था उसे दबाने का में वो सफल हुई। अतः जर्मन में रूढ़िवादी ताकतें 1848 ईस्वी के उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल हुई, परंतु क्रांति की भावना को समाप्त करने के लिए जब वे पहले जैसी राजतंत्रीय व्यवस्था को नहीं ला पाई, राजाओं को अब यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतियों की सुविधाएं देकर ही इस क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। जो उस समय राजा थे जर्मन में, उन्होंने सोचा कि अब ये जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी हैं, वो उदारवादी जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, इन्हें सबको इस क्रांति का समाप्त जब भी किया जा सकता है जब इनकी मांगों को माना जाए। इसलिए इन्होंने 1848 ईस्वी के बाद वर्ष में मध्यम और पूर्वी यूरोपियों को निरंकुश राजशाही ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम में यूरोप में 1815 में पहले हो चुके थे। अब उन राजा जो था उसने वहाँ की जो परंपरा थी उसे बदलने का प्रयास किया, केवल जैसे कि पश्चिमी यूरोप में हुआ था 1815 ईस्वी में जो पहले हो चुका था, इसी प्रकार से उन्होंने अपने अधिकार को बदलने का प्रयास किया। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस के भूदासत्व व बंधुआ मजदूरों को समाप्ति कर दी गई। इसके अतिरिक्त हैब्सबर्ग व शासकों ने हंगरी के लोगों को अधिकार स्वायत्त प्रदान किया गया, यानी उन्हें आज़ादी दी गई, स्वतंत्र किया गया। यह बात अन्यथा थी या अन्यथा है
कि वो निरंकुश मेघयारों और प्रभुत्व का रास्ता और अधिक सुगम हो गया। यानी कहते हैं कि बात अलग हो सकती है, फिर भी इनके जब ये आज़ादी मिल गई तो इनका रास्ता सुगम हो गया, आसान हो गया और सरल हो गया। अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4.1, जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी कैसे बना और इटली कैसे बना, इसका कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। बात करते हैं 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होना शुरू हो गया। कहते हैं 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होना शुरू हो गया। अलगाव का मतलब होता है कि क्रांति होनी शुरू हो गई। रूढ़िवादियों शक्तियों ने इस स्थिति में अपना हित में प्रयोग किया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं में ओतप्रोत उदारवादियों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एक करके निर्वासन संसद द्वारा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु अंत में राजशाही और सेना ने उन शक्तियों को दबा दिया और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। कहते हैं कि इन्होंने ये प्रयास किया कि जो उदारवादी लोग थे, एक राष्ट्रवादी भावना में और जो उदारवादी लोग थे, जर्मनी लोग थे, उन्होंने एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु राजाशाही जो राजा था उस समय और सेना से मिलकर दोनों ने उस असेंबली को भंग कर दिया। इसके बाद ओटो बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया में प्रशा के बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व। ओटो बिस्मार्क कहते हैं नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मन में प्रशा के ओटो बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व संभाला। इसने ओटो बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया। कहते हैं बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस में हुए युद्धों में प्रशा की जीत हुई थी और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। कहते हैं जब ये राजा था जो बिस्मार्क, ओटो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को में जो युद्ध हुआ था उसमें प्रशा की जीत हुई थी और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित भी किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में अत्यधिक ठंड, शीत महल कहते हैं हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजाओं के राजकुमारों, सेनाओं के प्रतिनिधियों को प्रमुख मंत्री ओटो बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक हुई। इस सभा में प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक जर्मनी सम्राट की घोषणा की गई। इसके बाद कहते हैं ओटो बिस्मार्क के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसके बाद इटली 19वीं शताब्दी के मध्य जर्मनी के समान ही इटली भी कई वंशानुगत राज्यों की बहुराष्ट्रीय होवर्सबर्ग साम्राज्य बिखरा हुआ पड़ा था। कहते हैं कि ये इस तरीके से बिखरा पड़ा था 19वीं शताब्दी में, ये भी एक नहीं था। फिर कहते हैं 19वीं शताब्दी में मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 7 राज्य थे इसके अंदर। इसमें केवल एक सार्डिनिया, पिडमॉन्ट में एक इतालवी राजघराने का शासक था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हेबर्सबर्गों से अधीन था। मध्यम क्षेत्र में पोप का शासक था। एक पोप उस समय के शासनकाल के राजा हुआ करते थे। दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। अब तक इतालवी भाषा ने भी एक साझा भाषा का रूप ग्रहण नहीं किया था। वह विविध क्षेत्रीय एवं स्थानीय रूप से बोली जाती थी। जो इतालवी जो भाषा थी वो भी एक रूप से नहीं थी और वो भी कहीं कहीं बोली जाती है और कहीं कहीं वो नहीं बोली जाती थी। इटली का भी इसी प्रकार से एकीकरण करने का भी प्रयास किया गया। अब आते हैं बच्चों जोसेफ मेसनी, काबूल और गैडीबोर्ड तथा इटली का एकीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे हुई। इन लोगों के माध्यम से किस तरीके से इटली की एकीकरण होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेसनी ने एकीकृत इतालवी गणतंत्र के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कहते हैं सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इटली के एकीकरण से संबंधित अपने प्रयासों की दशा में उसके द्वारा मार्सेई नामक स्थान पर एक गुप्त संगठन यानी यंग इटली का गठन किया गया। अभी पीछे भी मैंने बताया था यंग यूरोप और यंग इटली, ये दोनों संगठनों का गठित किए गए। मैसनी ने अपने संगठनों के सदस्यों और अपने समर्थकों के साथ इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। अगर बच्चों क्वेश्चन आ जाए इटली का एकीकरण किसके माध्यम से किया गया, हो सकता है जोसेफ मेसनी को संगठन के सदस्य के रूप में माना जाता हो, उसके नेतृत्व में ही एक एकीकरण हुआ हो। उसके नेतृत्व में कई बार क्रांतिकारी विद्रोह हुए, परंतु 1831 में 1848 के मध्य क्रांतिकारी विद्रोह को असफलता ही प्राप्त हुई।
इसके बाद सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर हेमुनेन एल द्वितीय के प्रमुख मंत्री काबुल ने इटली के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं पहले मैसनी ने प्रयास किया, उसके बाद वहाँ भी असफलता मिली। उसके 1831 से लेकर 1848 ईस्वी के मध्य विद्रोह चलते रहो, ये विद्रोह भी असफल हो गए। इसके बाद जो काबुल थे, मंत्री काबुल थे, उन्होंने इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। इसमें इतालवी एकीकरण में आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। यद्यपि वहाँ न तो एक क्रांतिकारी था और न ही उसमें जनतंत्र में कोई आस्था थी। इतालवी अभिजात वर्ग के समस्त अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह इतालवी भाषा से कहीं अधिक फ्रेंच भाषा बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक कूटनीति संधि हुई, जिसमें काबुल का ही हाथ था। 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को हराने में ही सफल रहा। कहते हैं वह 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को हराने में भी सफल रहा। किसी अपनी नीति के माध्यम काबुल ऑस्ट्रिया में हुए इस युद्ध से सेना के अतिरिक्त जोसेफ गैरीबाल्डी के नेतृत्व में सशक्त स्वयंसेवक ने भी भाग लिया था। अंततः काबुल और गैरीबाल्डी को अपने संयुक्त प्रयास द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हो गया। बच्चों में इस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। आगे कहते हैं एमुनुएल द्वितीय संयुक्त इटली का शासक घोषित किया गया। 1859 में से लेकर 1870 तक ईस्वी में अवधि में इटली का एकीकरण काबुल, मेदिनी और गैरीबाल्डी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम रहा। इसके माध्यम से इटली का एकीकरण हुआ। बच्चों, इटली का भी जर्मनी की तरह ही जर्मनी में ओटो बिस्मार्क ने आदि ने अपने प्रयास के माध्यम से उसे एकीकरण किया। इसके माध्यम से 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण काबुल और गैरीबाल्डी के संयुक्त प्रयासों से और मैसनी के प्रयास से पूरा हुआ। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 5, यानी पेज नंबर अगर हम बात करें 18, इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाएं। जो जब एकीकरण हो रहा था बच्चों, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी। क्या क्या थी, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? उपयुक्त समस्त विवरण का अध्ययन करने के बाद यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि इटली के सहज मतलब आसानी से प्राप्त हो जाता है ज्ञान कि इटली के एकीकरण में इटली के विभिन्न राजाओं में विखंडना थी। राजा बिखरे हुए थे, राजा एक मत नहीं थे। वहाँ विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, यानी जो विदेश और जो देश थे उनकी शक्तियों का आधिपत्य ज़्यादा था। इटली के मध्य भाग में बड़े क्षेत्र का पोप का शासक था। इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख ये बाधाएं रही हैं। ये सारी बाधाएं जो थी वो इटली के एकीकरण के माध्यम से थी। कहते हैं इटली एकीकरण से पूर्व इटली का राज्य कैसा था बच्चों, देख लो इसकी कैसी हालत थी और इटली के एकीकरण के बाद इसकी कैसी हालत हुई। ये पूरा चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। इसमें नेपोलियन ने इटली पर विजय प्राप्त करने के उपरांत वहां एकता का संचार किया, परंतु नेपोलियन की हार के बाद होने वाली वियन कांग्रेस की इटली की पुनः विखंडना कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वहां फिर से रूढ़िवादी निरंकुश शासकों को गद्दी पर बैठा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भी इटली का एकीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी। कहते हैं जब नेपोलियन ने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया था, उसके बाद भी फिर भी बहुत सारे राजा और रूढ़िवादी शासकों ने उसे फिर दोबारा उस गद्दी पर बैठ गए और उसके बाद ये बाधा भी उत्पन्न हुई। यही रूढ़िवादी शासकों के अत्यधिक निरंकुश अनुदार स्वभाव वाले थे, यानी ऐसे राजा थे, ऐसे निरंकुश राजा थे जिनके अंदर कोई दयाभाव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। किसी भी आलोचना या असहमति बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने उन्होंने अपनी उदारतावादी भावना को समाप्त करने के लिए अपने सभी प्रयास किए। उनके द्वारा सेंसरशिप के माध्यम से क्रांतिकारी उदारवादी अनेक गतिविधियों पर नियंत्रण कर दिया गया। इन शासकों का यह उदारवादी दृष्टिकोण भी इटली की एकीकरण में बहुत अधिक बाधक बना। वैसे ही नहीं सफल हुआ इटली एकीकरण होने में, बहुत सारी समस्याएं भी आई बच्चों। अब बात करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन जो देश था उसके अंदर जो एक अजीब दास्तान घटी थी उसके ऊपर बात करते हैं। क्या थी वो? ब्रिटेन राष्ट्रों का निर्माण अन्य राष्ट्र राज्यों से भिन्न अचानक हुए किसी परिवर्तन का परिणाम नहीं था। कहते हैं बच्चों ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी क्रांति और अचानक हुए किसी परिवर्तन का परिणाम नहीं था। वहाँ यह किसी समय से धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया का परिणाम है।
कहते हैं ये अचानक नहीं घटी थी कोई घटना, ये धीरे 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 पनप रही थी और एकदम ये पनप का ऊपर परिणाम इसका निकल गया। 18वीं शताब्दी पूर्व हम ब्रिटेन कहते हैं, वह था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह अनेक नस्लों और जनजातियों का समूह था। अंग्रेजी, बेल्सेल, स्कॉट, आयरिश आदि सम्मिलित थे। इनकी मुख्य पहचान निर्जाति थी। निर्जाति का अर्थ होता है एक साझा नस्ली, यानी एक ऐसी नस्ल जो एक जैसी दिखाई देती हो। जनजाति और संस्कृति एक जैसी हो। उद्गम हो, पृष्ठभूमि एक जैसी हो, जिसे कई समुदाय अपनी पहचान मानते हो। इन सभी जातियों को समूह को राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं थीं। इन जो जातियां थी इनका एक समूह था और राजनीति थी, इनकी संस्कृति, इनकी सब क्या थी, एक परंपराएं थी। इसके बाद बच्चों देखते हैं आगे, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद और इतिहास में एकीकरण की प्रक्रिया। स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड का प्रभुत्व। जैसे जैसे आंग्ल शास्त्र की शक्ति को में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अंतर्राष्ट्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। काफी समय और टकराव के उपरांत आंग्ल शासक ने 1618 ईस्वी में राजतंत्र में शक्ति छीन ली और राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इसके केंद्र में इंग्लैंड था। बच्चों अगर मैं बात करूं 1688 ईस्वी की बात करूं तो वहां इसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके के जो नाम है ये, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश संसद में आंग्ल शासक का ही दबदबा रहा। स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी भाषा बोलने, राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। मनाही मतलब मना थी। उनकी संस्कृति, राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। इसी कारण अनेक स्कॉटिश लोगों को अपना देश छोड़ने पर विवश होना पड़ा। स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमाने के साथ साथ ही 1798 ईस्वी में वॉल्फ स्टोनस और उसकी यूनाइटेड और रिस्पेन के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया। कहते हैं इस प्रकार से ये सारे जो क्रिया की गई, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें दबा दी गई और इंग्लैंड के अंदर धार्मिक भेदभाव को भी हथियार बनाया गया। इस प्रकार से ये सारी कार्य उस समय किए गए। जोसेफ गैरीबोल्ड के बारे में अगर हम उसकी पूरी देखते हैं, उसने कैसे कैसे किया वो सारा इसमें दे रखा है। 1807 ईस्वी से लेकर 1882 तक ये अपने इनका जन्म और इनकी मृत्यु मानी जाती है। संभवतः इटली के स्वतंत्रता क्रांतिकारी में मशहूर थे। उनका संबंध तटीय व्यापार और संलग्न एक परिवार से था। वे स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक थे। कहते हैं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक के रूप में काम करते थे। 1833 ईस्वी में उनकी मुलाकात मैसेनी से हुई थी, जंग इटली आंदोलन के दौरान। 1834 में उन्होंने पीटमार्ट को गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। यह विद्रोह ऐसा पड़ा और गैरीबोल्डी को दक्षिण अमेरिका से भागना पड़ा, जहां वे 1848 में निर्वासन में रहा था। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल सेकंड का समर्थन किया और इतालवी राज्य में एकीकृत करने का प्रयास किया। कहते हैं इटली को एकीकृत करने में इनका भी पूरा योगदान रहा। इस प्रकार से अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। कहते हैं सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता के बैनर थामे दिखाई देते हैं। ये जो चित्र है इसमें क्या है, ये इनका बैनर थामे हुए हैं। अग्र भाग में ब्रिटेन राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया और विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेश को शेर, हाथी, वन और आदि समुदाय के छवियों को जरी चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है बच्चों। चित्र में आप देख रहे हो ऊपर ये सारा खिलाया गया इनका। आगे बात करते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना है वो राष्ट्र दृश्य जो देखी जाती है। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रतीक, ये बहुत सारे जब राष्ट्रवादी आंदोलन हो उसमें बहुत सारे ऐसे चिन्ह थे, ऐसे प्रतीक थे जिन्हें प्रयोग में किया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी यूरोपीय कलाकारों द्वारा राष्ट्र की मानवीकरण नारी के रूप में जो किया गया और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र आदि के विचार व्यक्त करने के लिए नारी रूपों का प्रयोग किया गया। इसमें क्या थी देखते हैं। अब मैं इनके नाम पढ़ रहा हूँ। टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना का मतलब क्या होता है? आज़ादी मिलना। बाज, छाप, कवच, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति। बलूत की पत्तियों का मुकुट, बहादुरी। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार की लिपटी हुई जैतून की डाली, शांति का चाह। काला लाल सुनहरा तिरंगा। कहते हैं 1847 में उदारवादी राष्ट्रवादियों को झंडा, जिसमें जर्मन राष्ट्र के
ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। और क्या कहते हैं, उगते सूरज की किरणें, एक नया युग का सूत्रपात। इस तरीके से ये चिन्हों का प्रयोग किया गया बच्चों। आगे बात करते हैं 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी यूरोपीय कलाकारों द्वारा निर्माण राष्ट्र को महिला के रूप में चित्र करना, रूप में जो चित्रित किया गया उसमें देखते हैं मैसनी का नाम आता है। कहते हैं क्या है मैसनी, कौन है? मैरियन और जर्मनी, मैरियन और जर्मनी के विशेष रूप से प्रसिद्ध किया गया। इसमें दो नाम है, मैं नामों को अंडरलाइन कर देता हूँ बच्चों, मैरियन और जैमोनिया। इसमें क्या है, मैरियन एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। ये क्या है, एक नाम है बच्चों। मैरियन एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। फ्रांस में अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया गया है। यह एक छवि जन राष्ट्र के विचारों का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता के और गणतंत्र के प्रति लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि ये सारी चीज़ें इसमें मौनी की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर और फ्रांस के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई हैं, जिसमें जनता को राष्ट्रीय एकता की, राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहती है। कहते हैं मौर्य के बारे में, मौर्यान के बारे में कि ये जो उसमें उनकी जो ये प्रतिमाएं लगाई गई थी राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक रही हैं। इसके फिर बाद में कहते हैं फ्रांस में मौर्यन की छवि वहाँ के डाक टिकटों पर, सिक्कों पर भी अंकित की गई है। जो उनके डाक टिकट निकलते थे और जो उनके सिक्के थे उन पर भी चित्र को छपा गया। अब जर्मनिया, अब कहते हैं ये जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक चिन्ह है। ये जो वाला इधर वाला चिन्ह है और ये मैरियन का चिन्ह था। इसमें कहते हैं राष्ट्र जर्मन की नारी रूपी है। ये बलूत के वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहने हुए दर्शाई गई है। जर्मनी में बलूत के वृक्षों की को वीरता का प्रतीक माना गया है। जर्मनिया ने अपने हाथ में जो तलवार ले रखी है उसमें लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइट की रक्षा करती है, यानी जो वहाँ के नियम कानून उनका वो सुरक्षा रखती है। इस प्रकार जर्मनिया जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के प्रतीक बनाकर उभरी हुई है। इस प्रकार से ये है कि नारी का भी छवि है, ये वाला बच्चों। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब कहते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई तथा राष्ट्रवाद का संकीर्ण रूप सामने आया। उस समय आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक, कहते हैं जनतांत्रिक, ये जनतांत्रिक शब्द आया। फिर स्वरूप अभी नहीं रहा। 19वीं शताब्दी के पहले भाग में था, अब नहीं था पर पहले था। अब वे एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे के प्रति क्या करने लगे, अनुदार करने, गलत व्यवहार करने लगे। इसका लाभ यूरोप के साम्राज्यवादी शक्तियों ने उठाया। फिर कहते हैं उन्होंने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का अपने हित में प्रयोग किया। कहते हैं यूरोप में जब ये सारी बातें होने लगी, आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक लोग आपस में एक साथ नहीं रहने लगे, तो ऐसे में साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थी उन्होंने इसका पूरा फायदा उठा लिया बच्चों। और लास्ट में कहते हैं बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव और उसके परिणाम क्या रहे। लास्ट में जो कहते हैं इससे पहले कि 1871 ईस्वी के बाद गंभीर राष्ट्रवादी तनाव को बाल्कन प्रदेश में बहुत निवासी जो थे फ्लॉप के बने। फ्लॉप मतलब इस क्षेत्र के तनाव के कारण बने। अगर हम बात करें क्या क्या कारण थे, इसमें सबसे पहला कारण था इस क्षेत्र में भौगोलिक एवं जातीय दृष्टि से काफ़ी भिन्नताएं थी। नंबर 1, भौगोलिक क्षेत्र से और जातीय दृष्टि से ये काफ़ी भिन्नताएं थी। इसके बाद अगली बात करें, इसके अंतर्गत आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्जीरिया, ये सारे जो जितने भी देश थे इनके अंदर भी एक स्लॉप सी बन गया था। ये सभी लोग तुर्की से भिन्न थे। तुर्की और ईसाई प्रजातीय जो तीन, फिर कहते हैं तुर्की और ईसाई प्रजाति के बीच अनेक प्रकार के मतभेद थे, जिन कारण बाल्कन क्षेत्र की स्थिति काफ़ी भयंकर हो रही थी। इसके बाद जबकि बाल्कन क्षेत्र में स्लाव राष्ट्रीय समूह के राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, जो तनाव को और भी अधिक बढ़ गया। कहते हैं तनाव और भी बढ़ गया। इस प्रकार से सारी ये समस्या बाल्कन प्रदेश के अंदर हुई थी, बाल्कन क्षेत्र के अंदर हुई थी। ये लगभग 8 पॉइंट है बच्चों, इन्हें बड़े ध्यान से आप पढ़ लेंगे। इसमें जो इनमें से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। और अगर हम लास्ट पे बात करते हैं राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप को विनाश क्यों ले गया, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ मिलकर यूरोप का महाविनाश क्यों ले गया था। फिर भी इस बीच संसार के अनेक देश जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों ने अपना शक्ति को बल पर अपना उपनिवेश बना लिया था। कहते हैं कि जब ये महाविनाश की तरफ लेके जा रहा था, उसी बीच यूरोपीय शक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अपना उपनिवेश बनाया था
वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने लगा। अनेक देशों ने साम्राज्यवाद के विरोध आंदोलन हुए। कहते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों ऐसी चीजें थीं जो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। अपने अपने देश की आजाद करने हेतु संघर्ष किए जाने लगे। इन्हीं संघर्ष करने में देश की एक समान विशेषता यह थी कि सभी अपने अपने देश की स्वतंत्रता राष्ट्र राज्य की स्थापना हेतु संघर्ष कर रहे थे। अगर मैं बच्चों सारी बात अगर इसमें कहूँ तो इसमें क्या था, ये सारे जो देश थे ये सब अपने अपने देश को आज़ाद कराने, अपने अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने की यही संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के माध्यम से कहते हैं संघर्ष की दृष्टि में ये समानतः साम्राज्यवाद का ही परिणाम था। अब लास्ट में बिल्कुल इस पेपर के लास्ट में अगर हम बात करते हैं अन्य महाद्वीपों में विभिन्न राष्ट्रवादी संबंधी यूरोपीय विचार, राष्ट्रवाद संबंधी यूरोपीय विचार अन्य महाद्वीपों से देश से भिन्न थे। वो कहते हैं कि ये किसी महाद्वीप के देश में नहीं दोहराया गया। हर जगह राष्ट्र राज्य की स्थापना करने के लोग अपने अपने विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद विकसित किया। फिर भी राष्ट्र राज्यों के संगठन विचार किया। राष्ट्र कहते हैं फिर भी राज्य राष्ट्रों के गठन का विचार अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया है। संसार में सभी देशों में यह माना जाने लगा कि शांति और प्रगति के लिए राष्ट्र राज्य का होना आवश्यक है। अगर बच्चों में सारी बातें करूं, जब कभी किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्रवाद का निर्माण होता है, तो उसमें सभी का एक साथ मिलजुल कर काम करने के माध्यम से ही किसी भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। अन्यथा अगर आपस में एक दूसरे से ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो इसका कभी निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार से बच्चों इस पूरे चैप्टर में ये बातें कही गई हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हुआ। इसके साथ साथ आपका उदारवाद क्या है, आपका उपनिवेशवाद क्या है, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इसमें आई हैं वो आप लोगों को इसके वीडियो के माध्यम से समझा दी गई हैं। अगली चैप्टर के माध्यम से अब इसके बाद आपको इस चैप्टर के जो भी नोट्स होंगे, जो भी आपको इस कार्य में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप सभी को नोट्स के माध्यम से आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप उन्हें वहां से कर लेना। नमस्कार।